ओके, सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। सो इसको डिफाइन हम किस तरह से करें? इट रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिस्टम that are visible to the programmers and have a direct impact on logical execution of a program. तो ये डेफिनेशन बनती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। अब इसको हम समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये एक ऐसी टर्म्स को रेफर करती है जिसके अंदर किसी भी सिस्टम के ऐसे एट्रीब्यूट शो होते हैं जो कि किसी प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं एंड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और ये डायरेक्टली किसी प्रोग्राम के लॉजिकल एग्जीक्यूशन पर इम्पैक्ट करते हैं। इसको हम लो लेवल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, या हम इसको लॉजिकल यूनिट्स भी कह सकते हैं कि कोई भी यूनिट किस तरह से किस लॉजिक पे काम कर रही है। कॉन्सेप्ट्स दैट प्रोग्रामर्स डील्स विथ डायरेक्टली defines the system in an abstract manner. सो तीन अलग अलग चीज़ों से ये डील करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लो लेवल कॉन्सेप्ट्स, oblique logical units. Second, concepts that the programmer deals with directly, defines the system in an abstract manner. What does the system do? एक्चुअली में सिस्टम क्या करता है एंड व्हाट फंक्शनलिटी is being provided तो इस टर्म से आपको ये समझना होता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पर्पस क्या है। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि हमने जो लिखा है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जैसे आपने कहा कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग में इस तरह के स्टेटमेंट लिखते हो, लाइक इंटीजर ए कॉमा बी और एक वेरिएबल आपने लिया सम। अगेन हम वही एग्जांपल लेते हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसमें ये बताता है कि क्या इस तरह के सी प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है या नहीं। लाइक यहाँ पर जो ऑपरेशन कोड है वो है ऐड, जिसको आप सी प्रोग्रामिंग में प्लस ऑपरेटर बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो ऑपरेशन कोड है वो ऐड है। तो ये कंप्यूटर के पास अगर इस ऐड के लिए ऑपरेशन कोड नहीं होगा, जो भी बाइनरी में इसके लिए पर्टिकुलर कोड है, वो अगर ये ऑपरेशन कोड नहीं होगा तो वो इस वेरिएबल को सम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर उसको वेरिएबल ए को स्टोर करना है मेमोरी में, तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए अगर उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, whether it has ऑपरेशन कोड, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या उसके पास ऐड परफॉर्म करने के लिए या वेरिएबल को एडिशन करने के लिए कोई ऑपरेशन कोड है या नहीं। और ऑपरेशन कोड के साथ साथ उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट होगा, ऑपरेशन कोड को हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उसके पास है या नहीं। तो मशीन में प्लस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है या नहीं, ये उसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। दूसरा, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, whether it has a instruction for storing the data, storing the value of variable a। मतलब वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यू को मेमोरी में किसी लोकेशन पे स्टोर करना है, तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या उसके पास इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि जब तक प्राइमरी मेमोरी में ये वेरिएबल्स नहीं आते हैं, मेमोरी से फेच नहीं होगा, और मेमोरी से अगर फेच नहीं होगा तो ए और बी ऐड नहीं हो पाएंगे। तो पहला तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्या उसके पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है जिससे किसी वेरिएबल ए और बी की वैल्यू को हम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर पाए। Whether it has a addressing mode for fetching the variable a and b, क्या उसके पास कुछ ऐसे एड्रेसिंग मोड्स है जिससे हम वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यू को फेच कर पाए। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो बहुत अलग अलग तरीके से आती है। जो फेचिंग ऑफ डेटा है, फेचिंग ऑफ वैल्यू है, वो कई तरह से हो सकता है। डायरेक्ट मेमोरी से आ सकता है, या इसको हम इनडायरेक्ट मेमोरी भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट मेमोरी के रेफरेंस से भी डेटा आता है। रजिस्टर से भी डेटा आ सकता है, और इनडायरेक्ट रजिस्टर से भी डेटा आ सकता है। इनडायरेक्ट रजिस्टर का भी मोड हो सकता है, या इमीडिएट डेटा भी आ सकता है। सो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यूज अलग अलग तरह से आ सकती है। उसको फेच करने का मैंने आपको तरीका बताया कि वो डायरेक्ट मेमोरी से आ सकती है। डायरेक्ट अगर मेमोरी से आता है, इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी की जो लोकेशंस है जहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर्ड है, उसको फेच करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है। अगर सपोज मेमोरी ने मेमोरी का रेफरेंस रखा हुआ है, उस केस में भी हमें वेरिएबल को एक्सेस करना है।
just wait. हेलो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके सर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि क्या इसके पास अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उसके पास इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है या नहीं।
जैसे आप मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पर यदि हमें वेरिएबल को स्टोर करना है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि मेमोरी से रेफरेंसिंग करने के लिए उसके पास कौन सा इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बहुत वैरायटी में होते हैं, अलग अलग प्रोसेसर के बेस पर उसके इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट डिसाइड होते हैं। तो मेमोरी में भी अगर आपको डायरेक्ट रेफरेंसिंग करनी है, यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंसिंग का मतलब है कि अगर वेरिएबल ए किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्ट एड्रेस रखता है, डायरेक्ट एड्रेस रखने का मेरा मतलब है, यदि हम इसको डायग्राम से देखें तो सपोज ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में सपोज ये इसका एड्रेस है 1001 और इस एड्रेस पर किसी वेरिएबल ए की वैल्यू है। यहाँ पर कोई वेरिएबल ए है और उस ए की जो वैल्यू है सपोज 20 है। सो इस तरह का इंस्ट्रक्शन उसके पास अवेलेबल है या नहीं, यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिसाइड करता है। अगर उसके पास इस तरह का इंस्ट्रक्शंस होगा कि किसी भी वेरिएबल की डायरेक्ट रेफरेंसिंग, प्राइमरी मेमोरी की डायरेक्ट रेफरेंसिंग कर सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस अगर अवेलेबल है तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे चलेगा। अब ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट रेफरेंसिंग ना हो, इनडायरेक्ट मेमोरी का रेफरेंस हो। इसका मतलब है कि वेरिएबल ए जहाँ पर है वहाँ पर ऑलरेडी कोई एक एड्रेस है, वो है एड्रेस 1002। 1001 के पास फिर से एक एड्रेस होगा 1002, और उस एड्रेस पर यदि हम देखें तब जाकर हमें ऑपरेंड मिलता है, मतलब वेरिएबल मिलता है। और 1002 लोकेशन पर जब जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वेरिएबल ए की वैल्यू कितनी है, 20 सपोज। सो फर्स्ट केस मैंने बताया था डायरेक्ट मेमोरी का, दूसरा बताया है इनडायरेक्ट मेमोरी का। सो मेमोरी के अंदर ही मेमोरी का रेफरेंस होता है और उस रेफरेंस पर अगर हम जाते हैं तब हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली वो रजिस्टर की एड्रेसिंग रखे, दैट मीन्स एक ही एड्रेस गिवन हो और उस एड्रेस पर एक रजिस्टर का नाम मेंशन हो, फॉर एग्जांपल R1। तो इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर के पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है जिसमें रजिस्टर के बेस पर उसका मोड डिसाइड हो रहा है। दैट मीन्स अगर वेरिएबल ए की वैल्यू 20 है तो वेरिएबल ए की वैल्यू डायरेक्टली किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर है और उस रजिस्टर का डायरेक्ट नाम मेमोरी के अंदर स्टोर है। सो अगर ऑपरेंड, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड, जहाँ वेरिएबल स्टोर होते हैं, वेरिएबल को उसकी जो वैल्यूज होती है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड अगर डायरेक्टली रजिस्टर में अवेलेबल है और रजिस्टर का नाम डायरेक्टली अवेलेबल है तो उसको हम डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं। और ये भी हो सकता है इनडायरेक्ट रजिस्टर के अंदर कि यदि हम 1001 के पास गए, वहाँ पर हमें रजिस्टर 1 का नाम मिला रेफरेंस में, और फिर जब हम रजिस्टर 1 लोकेशन पर जाएंगे दैट मीन्स यदि हमारे पास रजिस्टर 1 हमें एड्रेस में मिला है कि जो ऑपरेंड आने वाला है वो रजिस्टर 1 से आने वाला है, और रजिस्टर 1 के पास कोई इनडायरेक्ट लोकेशन है दैट इज़ R2, जो हमें ये क्लियर करता है कि R1 ने रेफरेंस रखा है R2 का और R2 के पास एक्चुअल में ऑपरेंड की वैल्यू है।
वेरिएबल पे हम काम कराना चाहते थे इक्वल टू 20, वो जो है वो रजिस्टर R2 के पास है, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रजिस्टर। सो अलग अलग तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी से फेच करना, प्रोसेस करने के लिए। बट ये फेचिंग वाला जो काम होता है वो अलग अलग तरह से एड्रेसिंग मोड पर डिसाइड होता है। क्या वो डायरेक्ट मेमोरी है या वो इनडायरेक्ट मेमोरी है, क्या वो रजिस्टर है या इनडायरेक्ट रजिस्टर है। और अगर इमीडिएट हुआ, अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पर काम हो रहा है तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको रेफरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑपरेंड इज अवेलेबल इन गिवन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमें ऑपरेंड गिवन होता है, तो इस केस को हम इमीडिएट कहते हैं। अलग अलग तरह से हम जब ये वेरिएबल को फैच करते हैं मेमोरी से, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होने ज़रूरी होते हैं, और यही चीज़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि अगर उसके पास इंस्ट्रक्शन है तो वो फेच कर सकता है, अगर उसके पास उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो फेच नहीं कर सकता। इसी को आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज मुझे किसी दो वेरिएबल पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, लाइक मैंने सी में स्टेटमेंट दे दिया है A+B, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू A-B, ये मैंने स्टेटमेंट दिया है सी लैंग्वेज में। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू A×B, डिवाइड करना है मुझे, सपोज A/B। सपोज मॉड्यूल निकालना है, दैट मीन्स मॉड्यूलो इक्वल टू A परसेंटेज ऑफ B। इस तरह के अगर मुझे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सो यहाँ पर ये चेक होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थ्रू वेदर इट हैज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस और नॉट। तो क्या उसके पास इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है ताकि वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। सो सम A+B के लिए जो ऑपरेशन कोड है, ऑपरेशन कोड फॉर एडिशन या जिसको हम कहते हैं ऐड, इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। इसी तरह से ऑपरेशन कोड सब्ट्रैक्शन के लिए भी उसके पास क्या अवेलेबल है, ऑपरेशन कोड फॉर सब्ट्रैक्शन, जो कि SUB, असेंबली में ये SUB के नाम से रहता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए उसके पास ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन कोड फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए जो स्टेटमेंट होता है इंस्ट्रक्शन का वो होता है कैपिटल MUL। इसी तरह से डिवाइड के लिए DIV, मॉड्यूलो के लिए MOD। इसी तरह से इंक्रीमेंट करना हो, इंक्रीमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है INC।
कॉम्प्लीमेंट करना हो तो नॉट। सो ये सभी इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन से पर्टिकुलर कोई ना कोई कोड अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल ऐड के लिए कोई कोड अवेलेबल है, सपोज 001। सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज कोई कोड अवेलेबल है, ऑपरेशन कोड 002। सो सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हर एक इंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ कोड गिवन होते हैं। सो अगर वो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है ऐड परफॉर्म करने के लिए तो ही हमारे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। अदरवाइज आप सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम सब्ट्रैक्ट इक्वल टू ए माइनस बी, ये सब स्टेटमेंट रन नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर काफ़ी कुछ डिसाइड करता है कि वेरिएबल को किस तरह से मेमोरी में लोड करना है, मेमोरी से किस तरह से वेरिएबल को फैच करना है, फैच करने के बाद कहाँ पर हमें रखना है, क्योंकि प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए उसके इंटरनल रजिस्टर को यूज़ करना होता है। तो उसके पास कितने इंटरनल रजिस्टर का सेट है, किस रजिस्टर का क्या फंक्शन है, वो किस तरह से डेटा को स्टोर करेगा, कितने बिट में डेटा को स्टोर करेगा, क्योंकि ये सब मेमोरी के लिए रेफरेंसिंग है। अगर यदि प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसर के अपने इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं। फॉर प्रोसेसिंग पर्पस सीपीयू हैज़ आवर ओन रजिस्टर सेट्स, जिसके अंदर वो डेटा को स्टोर करता है फिर प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग पर्पस भी अगर देखा जाए तो सीपीयू के अपने खुद के इंटरनल रजिस्टर का वो सेट यूज़ करता है। तो क्या उसके लिए इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है? अगर उसे सपोज जनरल पर्पस रजिस्टर में डेटा को स्टोर करना है, किसी स्ट्रिंग को यूज़ करना है, स्ट्रिंग को डेटा में रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है या नहीं, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दैट मीन्स टोटल ही इसका जो लॉजिक होता है कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। व्हाट डज द सिस्टम डू? सिस्टम एक्चुअली में क्या करता है? मैंने आपको जवाब दिया, क्या वो ऐड कर सकता है, क्या वो सब्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या वो मल्टीप्लाई कर सकता है, क्या वो डिवीज़न कर सकता है, क्या मॉड्यूलो निकाल सकता है, वेरिएबल को स्टोर कर सकता है, डायरेक्ट मेमोरी कर सकता है, इनडायरेक्ट मेमोरी में रेफरेंस कर सकता है, डायरेक्ट रजिस्टर में स्टोर कर सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रजिस्टर में रेफरेंसिंग कर सकता है, क्या वो इंस्ट्रक्शन के अंदर इमीडिएट ऑपरेंड दे सकता है। प्रोसेसिंग के लिए यदि हमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यूज़ करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है, कौन सा रजिस्टर यूज़ होगा, उसके पास तो कई सारे रजिस्टर के सेट होते हैं। सो इन सब का जो इंटरनल फंक्शनलिटी है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिसाइड करता है। तो ये सब फंक्शनलिटी अगर कंप्यूटर के पास है तो वो ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम दैट आर विजिबल टू द प्रोग्रामर एंड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये वही है कि आप किस तरह से डेटा को स्टोर करने वाले हो, किस तरह से फेच करने वाले हो, ये सब लॉजिकल एग्जीक्यूशन है किसी भी प्रोग्राम के, और ये सभी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ लिख रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है, बट एक की प्रेस करने पर सिंपल, इसका भी यदि हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझना है कि अगर मैं सपोज वेरिएबल ए टाइप करता हूँ तो इनपुट मॉड्यूल के अंदर से या इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड है उसने किस तरह से मेरे वेरिएबल ए को पहचाना है, उसके लिए उसने क्या इंटरनल सिस्टम यूज़ किया है, कितने सिग्नल जनरेट किए हैं, प्रोसेसर ने उन सिग्नल को प्रोसेस कैसे किया है, उसके लिए क्या बाइनरी जो बिट का सीक्वेंस है वो जनरेट हुआ है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आती हैं। इसलिए इसको हम लो लेवल कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी के लिए जो इंस्ट्रक्शन तैयार होता है, जैसे ऐड ऐड परफॉर्म करना हो तो इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन तैयार होगा, उस इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज होगी वो लो लेवल की होगी। उसका मैं यदि आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज ऐड
एक हम प्राइमरी मेमोरी का रेफरेंस यूज कर लेते हैं 0xFAC1। इस तरह से एक एड्रेस होता है। यहाँ पर जो F है, A है और C है, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है। 0x का मतलब है कि हर एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर 4 डिजिट में डिवाइड होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल नोटेशन है। F को आपको तोड़ना होगा 4 बाइनरी बिट्स में, A को तोड़ना होगा 4 बाइनरी बिट में, C को तोड़ना होगा 4 बाइनरी बिट में, और 1 को तोड़ना होगा 4 बाइनरी बिट में। इस तरह से इस हेक्साडेसिमल नोटेशन में प्राइमरी मेमोरी की लोकेशन स्पेसिफाई होती है इंस्ट्रक्शन के अंदर। ये इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड है कि इस लोकेशन पर अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू मिलती है तो उसको आपको ऐड करना है, और ऐड परफॉर्म करने से पहले आपको पहले लोड करना होता है। सो यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है इंस्ट्रक्शन लोड कोड OXFAC1। इसका मतलब कि इस लोकेशन पर जो भी है उसको पहले लोड किया जाएगा, फिर उसको हमें स्टोर करना होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, जिसका नाम होता है AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सो उस लोकेशन पर जहाँ पर FAC1 है, उस लोकेशन पर जो भी डेटा है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आएगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें CPU को अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो पहले डेटा को वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करता है। उसके बाद ही उसके ऊपर जो भी करना हो, एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी तरह का अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करना हो, तब वो उस रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करेगा। तो पहले डेटा को वो अपने रजिस्टर में रखता है। सो यहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कि इस लोकेशन में जो भी वेरिएबल अवेलेबल है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करो। इसी तरह से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, सपोज जो एड्रेस होगा वो FAB2, ये है दूसरा लोकेशन। दूसरे लोकेशन का मतलब वेरिएबल बी कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसकी डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी की एड्रेसिंग। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी मेमोरी के दो एड्रेस स्पेसिफाई किए हैं, और दोनों एड्रेसेस से वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यू को यहाँ पे पिक किया है। अब हम एक्यूमुलेटर को ऐड कर देंगे, तो ऐड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके हम डायरेक्टली AC मतलब कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट आया है उसको ऐड परफॉर्म कर दो, उसके ऊपर ऑपरेशन कोड ऐड अप्लाई कर दो। सो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस उसके पास अवेलेबल है या नहीं, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट होगा, ये उसका सब मैटर होगा। उसके पास इस तरह के इंस्ट्रक्शंस है तो वो वेरिएबल को मेमोरी से फेच कर सकता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर सकता है, एक्यूमुलेटर में परफॉर्म कर सकता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है, जो भी ऑपरेशंस हमें एज अ प्रोग्रामर करना हो। और ये एंड यूज़र की मतलब आपको ये क्लियर नहीं होता है कि इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसलिए इसको इस तरह से बोला गया है लो लेवल कॉन्सेप्ट। क्योंकि यूज़र को तो एडिशन परफॉर्म करने से मतलब होता है, A+B से मतलब होता है, ए कहाँ से आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है, किस तरह से उसकी रेफरेंसिंग हो रही है, प्लस के लिए कौन सा ऑपरेशन कोड है, ये सब चीज़ें एंड यूज़र के लिए सब्जेक्ट में नहीं आता। सो ये एक लो लेवल के कॉन्सेप्ट कहलाते हैं जो कि लॉजिकल पे काम करते हैं। और ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें प्रोग्रामर डायरेक्टली डील करता है, और ये एक ऐसे सिस्टम को बनाते हैं जो कि काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट मैनर में रहता है, काफ़ी छुपा हुआ रहता है, आपको पता नहीं चलता है, बट उसके इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, तभी वो इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा है। So what does the system do and what functionality is being provided? कौन कौन सी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड की गई है और सिस्टम क्या क्या करता है, ये बताता है आर्किटेक्चर। अब हम ऑर्गेनाइजेशन को एक बार डिफाइन कर देते हैं।
computer organization. It refers to the operational units and interconnection between them that achieve architectural specifications. कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर लो लेवल कॉन्सेप्ट को बताता है तो ये बताता है हाई लेवल को। ये डील करता है हाई लेवल कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रांसपेरेंट फ्रॉम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के लिए या प्रोग्रामर के साथ काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। रियलाइजेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल और इसका जो कीवर्ड्स रहेगा हाउ टू इम्प्लीमेंट। ये डील करता है फिजिकल कंपोनेंट के साथ, फिजिकल कंपोनेंट लाइक सर्किट्स विथ एडर, ट्रैक्टर, मक्स, डिमक्स, decoder, encoder and many more etc. सो अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर लो लेवल कॉन्सेप्ट पर काम करता है तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मतलब आपको कंप्यूटर से क्या क्या करवाना है ये डिसाइड होगा आर्किटेक्चर के थ्रू। अब वो अचीव कैसे करना है वो डिसाइड करेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ऑपरेशनल यूनिट को रेफर्स करता है कि अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ने मुझे ऐड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब ऐड इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से बिल्डअप करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, किस तरह का लॉजिक सर्किट बनेगा यदि मुझे दो वेरिएबल का एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, तो उनके लिए मेरे पास सर्किट कौन सा होगा। उस सर्किटरी को डिज़ाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्डअप होती है, आप इसको सिंपल एग्जांपल से इस तरह सकते हैं कि यदि आप कोई एक अपना घर बनाना चाहते हो तो आप जब घर बनाते हो तो सबसे पहले आप उसका आर्किटेक्चर समझते हो। कहाँ पर आपका डाइनिंग रूम होना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए आपको, है ना, किस तरह का स्पेसिंग चाहिए, टेरिस पे आपको किस तरह की सब चीज़ें आप उसको डिसाइड करते हो कि कितने बाय कितने में उसका जो स्क्वायर फीट का एरिया रहता है उस पूरे स्क्वायर फीट के एरिया को आप सभी चीज़ों में किस तरह से डिवाइड करते हो। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है कि आपको क्या क्या चाहिए, किस किस लोकेशन पे चाहिए और कितने बड़े साइज में चाहिए। और अगर आप जब एक बार आर्किटेक्चर देते हो कि हाँ मुझे इस तरह से मैंने प्लान किया है अपने घर का, फिर आप आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे कि अब मुझे क्या मटेरियल यूज़ करना है, कैसे एक वॉल खड़ी होगी, कौन सी ब्रिक्स चाहिए, कौन सा सीमेंट चाहिए, किस तरह से वो कनेक्ट होगा, एक रूम कैसे तैयार होगा, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। सो इसलिए इट रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट टू द किस तरह से अचीव होगी, तो वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है। उनका आपस में कनेक्शन कैसे होगा, अगर सपोज मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना हो
तो इनपुट किस तरह से प्रोसेस होगा वो आर्किटेक्चर है, बट इनपुट कैसे जनरेट होगा, उसके बटन के नीचे जो सर्किट लगी हुई है वो कैसे डिज़ाइन होगा, वो कैसे सर्किट तैयार होकर एक बटन के नीचे लगेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें तो प्रोसेसर किस तरह से अपना फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, उसका जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वो कैसे होगा। तो ये सब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन है इस तरह से होती है, इट रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन दैम। जो भी हम ऑपरेशनल यूनिट, जो भी हम फंक्शन चाहते थे कंप्यूटर से, वो किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके लिए कौन कौन सी यूनिट्स होगी और वो यूनिट आपस में किस तरह से कनेक्टेड होगी। अगर कीबोर्ड मुझे चलाना है तो कीबोर्ड के लिए कौन कौन से इंटरफेसिंग कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर फिट होनी चाहिए, ताकि हम कोई भी इनपुट सिग्नल जनरेट कर पाएँ। मैं जो भी अल्फ़ाबेट टाइप करूँ वो डायरेक्टली मॉनिटर पे दिखना चाहिए। तो वो प्रोसेस कैसे होगा। तो जितना भी हम आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन बनाते हैं कि हमारा सिस्टम क्या क्या करेगा, वो सभी चीज़ें किस तरह से अचीव होगी, वो बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक ये हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको डिवाइसेस डायरेक्टली दिखाई देती है, कीबोर्ड आपको डायरेक्टली दिखाई देता है, माउस माउस आपको दिखाई देता है, आप डायरेक्टली काम करते हो, प्लस बटन दबाते हो, ए की वैल्यू देते हो, बी की वैल्यू देते हैं, सब कुछ आपके पास कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। इसलिए ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपेरेंट फ्रॉम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर से काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस पर्टिकुलर सर्किट से क्या होने वाला है। रियलाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है कि एक प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है, उसके लिए सर्किट अगर प्रोग्रामर ने डिज़ाइन कर दी है तो उसको रियलाइज़ होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल काम कैसे करता है। किसी भी ऑपरेशनल यूनिट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है। इसमें कई सारे फिजिकल कंपोनेंट हम लोग डिज़ाइन करते हैं, लाइक सर्किट्स है, और सर्किट को बनाने के लिए हम कई सारे एडर यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं जो कि दो वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देता है, मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं, जैसे सिग्नल को कई सारे सिग्नल को कंबाइन करके एक सिंगल केबल में ट्रांसफ़र करना। जैसे आपके घर पे जो टीवी चैनल्स आते हैं वो मक्स डिवाइस के थ्रू आते हैं, करीब 100+ चैनल एक ही कॉपर केबल के अंदर आती है, और फिर आप उसको रिमोट से सेपरेट करते हो कि आपको कौन सा चैनल देखना है। तो ये परफॉर्म करने के लिए मक्स और डीमक्स दो तरह की डिवाइस यूज़ होती है। इसके अंदर का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, बट उसके कॉन्सेप्ट को एज ए ऑपरेशनल यूनिट डिज़ाइन करके दो डिवाइस तैयार कर दी, एक का नाम रख दिया मक्स और एक का नाम रख दिया डीमक्स। तो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर इस तरह की दो डिवाइस है जो आपके घर तक कई सारे चैनल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल के फॉर्मेट में लेकर आता है। दैट मीन्स एक ही केबल के अंदर, एक जो आपके अंदर घर के अंदर डिस्क का केबल आता है उसके अंदर 100+ चैनल आते हैं, और आप किसी भी चैनल को रिमोट के थ्रू सिलेक्ट करके देख लेते हो। सो 100 चैनल्स को एक केबल के अंदर लाने का काम मल्टीप्लेक्सर डिवाइस करती है, और 100 में से किसी एक चैनल को देखने का काम डी मल्टीप्लेक्सर करता है। एक यूज़र तक इन सबको पहुंचाने का काम डीमक्स का रहता है। इस तरह से डिकोडर होते हैं, जो ऐसी डिवाइस होती हैं जो डिकोड कर देती है बाइनरी टू डेसिमल। एनकोडर लगे होते हैं सिस्टम के अंदर जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देती है, ताकि यूज़र को प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो कि मुझे बाइनरी अगर स्क्रीन पर दिखेगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, बट अगर वो डिकोड होकर मिलता है तो मुझे पता चलता है कि डेसिमल में क्या वैल्यू जनरेट हुई है। ये थे कुछ थोड़े बहुत बाइफरकेशन। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक था वो मुझे ये समझाना था कि किस तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दोनों टर्म एक दूसरे से डिफर करती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब जो भी हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो उससे आपको, इस लेक्चर से थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा कि हम कब आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, कब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो।
No doubts.